पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन एकदम ही हाई वोल्टेज बन गया है और इस बार यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह एक ऐसा बिल इंट्रोड्यूस कर रहे हैं जो डायरेक्टली प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स और मिनिस्टर्स की कुर्सी से जुड़ी पावर को शेक कर देगा। ये है कॉन्स्टिट्यूशन 130th अमेंडमेंट बिल 2025 जो कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही बड़ी चेंजेस प्रपोज करता है और शायद अपोजिशन स्टेट के सीएम्स पर एक गलत इम्पैक्ट भी डाल सकता है। जहां इस बिल को यूनियन फेवरिंग कहा जा रहा है, वहीं ये डेवलपमेंट एक पुरानी याद दिलाता है जब कुछ साल पहले चीफ इलेक्शन कमिश्नर एंड इलेक्शन कमिश्नर्स अपॉइंटमेंट बिल में एक बड़ा चेंज किया गया था और जो अब एक एक्ट बन चुका है। उस पैनल से चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रिमूव कर दिया गया था और उसकी जगह पीएम, लीडर ऑफ अपोजिशन और एक कैबिनेट मिनिस्टर का डोमिनेंस एस्टैब्लिश कर दिया गया था। तब अपोजिशन ने कहा था कि सरकार ने अपने कन्वीनियंस के लिए एक ऐसा लॉ बनाया जिससे एग्जीक्यूटिव का अपर हैंड हो। अब फिर से वही सवाल उठ रहे हैं कि क्या ये नए बिल्स भी यूनियन के फेवर में ही एक फ्रेमवर्क तैयार कर रहे हैं? क्या ये एक पैटर्न है जहां एक तरफ जुडिशरी को प्रोसेस से साइडलाइन किया गया है और प्राइम मिनिस्टर्स और चीफ मिनिस्टर्स के खिलाफ एक ऐसा ऑटोमेटिक डिस्क्वालिफिकेशन मैकेनिज्म बनाया जा रहा है जो शायद सिलेक्टिवली अप्लाई हो? क्रिटिक्स कह रहे हैं कि इससे रूलिंग पार्टी अपने अपोनेंट्स को डायरेक्टली टारगेट कर सकती है और गवर्नेंस के नाम पर पॉलिटिकल कंपटीशन को वीक करने की स्ट्रैटेजी चल रही है। तो चलिए देखते हैं क्या है ये बिल और कैसे इस बिल के तहत कुछ मेजर एक्ट्स में भी चेंजेस होंगे, जिसमें से एक है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 और कैसे इस बिल के तहत कहा जा रहा है कि शायद जम्मू और कश्मीर का स्टेटहुड भी जल्दी रिस्टोर होगा। सबसे पहले तो आपको बता दें कि ये बिल प्रपोज करता है कि अगर कोई प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर या मिनिस्टर किसी सीरियस क्रिमिनल ऑफेंस में अरेस्ट होकर 30 दिन तक कस्टडी में रहता है तो ऑटोमेटिकली उसकी कुर्सी चली जाएगी। मतलब 31 दिन तक रेजिग्नेशन आना ही चाहिए, वरना ऑफिस अपने आप सीज हो जाएगा। अब इस बिल का कंटेक्स्ट भी समझना जरूरी है। रीसेंट पास्ट ने दिखाया है कि मिनिस्टर या सीएम्स के अरेस्ट होने के बाद भी उन्होंने कुर्सी नहीं छोड़ी और इस वजह से एक कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नेंस क्राइसिस क्रिएट हुआ। दिल्ली के फॉर्मर सीएम अरविंद केजरीवाल का एग्जाम्पल सबके सामने है। लिकर पॉलिसी केस में ईडी और सीबीआई ने उन्हें अरेस्ट किया और वो 5 महीने तक कस्टडी में रहे, लेकिन रेजिग्नेशन तभी दिया जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम बेल देते वक्त एक्सप्लिसिटली ऑर्डर किया कि ही शैल नॉट विजिट द ऑफिस ऑफ द चीफ मिनिस्टर एंड द दिल्ली सेक्रेटेरिएट। तमिलनाडु के फॉर्मर मिनिस्टर वी सेंथिल बालाजी का केस भी इसी लाइन का है। उन्हें 2023 में ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग के केस में अरेस्ट किया था। वो काफी दिनों तक मिनिस्टर विदाउट पोर्टफोलियो बने रहे। फरवरी 2024 में उन्होंने रेजिग्नेशन दिया, लेकिन सितंबर में जब बेल मिली तो फिर वापस मिनिस्टर बन गए और अप्रैल 2025 में फिर से रिजाइन करना पड़ा जब सुप्रीम कोर्ट ने रिमार्क किया ही मस्ट रिजाइन और गो बैक टू जेल। तो अब सरकार कह रही है कि ऐसे एम्बिगस सिचुएशंस को खत्म करना होगा। बिल में डीप डाइव तो करेंगे, लेकिन अपोजिशन ने इस बिल को तुरंत ही टारगेट कर दिया। सीनियर कांग्रेस लीडर और राज्यसभा एमपी एज वेल एज सीनियर एडवोकेट अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया कि व्हाट अ विशियस सर्कल, नो गाइडलाइंस फॉर अरेस्ट फॉलोड, अरेस्ट ऑफ अपोजिशन लीडर्स रैम्पेंट एंड डिस्प्रोपोर्शनेट, न्यू प्रपोज्ड लॉ रिमूव्स incumbent CM immediately on arrest, best way to destabilize opposition is to unleash biased central agencies to arrest opposition CMs and despite being unable to defeat them electorally, remove them by arbitrary arrest and no ruling party incumbent CM ever touched। सीनियर एडवोकेट सिंघवी ने ये भी रिमाइंड किया कि उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट में अरविंद केजरीवाल का बेल मैटर आर्ग्यू किया था। अब चलिए इस नए प्रपोज्ड बिल के प्रोविजंस पर ध्यान देते हैं। बिल के हिसाब से आर्टिकल 75, 164 और 239 AA में नए क्लॉजेस ऐड हो गए। आर्टिकल 75 डील करता है प्राइम मिनिस्टर एंड यूनियन मिनिस्टर से। अब प्रपोज्ड क्लॉ 5A कहता है कि अगर एक मिनिस्टर 30 कॉन्सिक्यूटिव डेज तक कस्टडी में है फॉर एन ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजनमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years और मोर, तो प्रेसिडेंट उस मिनिस्टर को रिमूव करेंगे पीएम के एडवाइस पर। अगर पीएम एडवाइस नहीं देते तो 31st डे के बाद ऑटोमेटिकली रिमूवल हो जाएगा। और अगर प्राइम मिनिस्टर खुद कस्टडी में होते हैं तो ही शैल टेंडर हिज रेजिग्नेशन बाय द 31st डे आफ्टर सच अरेस्ट एंड डिटेंशन एंड इफ ही डज नॉट टेंडर हिज रेजिग्नेशन ही शैल सीज टू बी द प्राइम मिनिस्टर विद इफेक्ट फ्रॉम द डे फॉलोइंग देयरआफ्टर। अब आते हैं दूसरे आर्टिकल पे, आर्टिकल 164 जो कि डील करता है स्टेट चीफ मिनिस्टर्स एंड मिनिस्टर से। अब इसी तरह गवर्नर रिमूवल होगा लेकिन चीफ मिनिस्टर के एडवाइस पर।
अगर सीएम एडवाइस नहीं देते तो 31st डे के बाद ऑटोमेटिक रिमूवल, और अगर सीएम खुद कस्टडी में है तो ही शैल सीज टू बी द चीफ मिनिस्टर बाय द 31st डे। फिर आर्टिकल 239 AA जो कि दिल्ली सीएम और वहाँ के मिनिस्टर से डील करता है, यहाँ भी वही रूल अप्लाई होगा। अगर दिल्ली के सीएम खुद कस्टडी में होते हैं तो 31st दिन तक रिजाइन करना मैंडेटरी है, वरना ऑटोमेटिक रिमूवल। और इम्पोर्टेंट क्लॉज ये भी कहता है कि नथिंग इन दिस क्लॉज शैल प्रिवेंट सच चीफ मिनिस्टर और मिनिस्टर फ्रॉम बीइंग सब्सिक्वेंटली अपॉइंटेड ऑन हिज रिलीज फ्रॉम कस्टडी। मतलब रिलीज होने के बाद वापस कुर्सी मिल सकती है। अब अमित शाह ने स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट्स एंड रीजंस में लिखा है कि इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स रिप्रेजेंट होप्स एंड एस्पिरेशंस ऑफ द पीपल ऑफ इंडिया and it is expected that they rise above political interest and act only in the public interest and for the welfare of people। इस बिल को जस्टिफाई करते हुए ये भी कहा गया है कि इट इज एक्सपेक्टेड दैट द कैरेक्टर एंड कंडक्ट ऑफ मिनिस्टर्स होल्डिंग द ऑफिस शुड बी बियॉन्ड एनी रे ऑफ सस्पिशन। A minister who is facing allegation of serious criminal offences arrested and detained in custody may thwart or hinder the canons of constitutional morality and principles of good governance and eventually diminish the constitutional trust reposed by people in it। अब सरकार का कहना है कि अगर कोई लीडर जेल में है तो वो कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रस्ट तोड़ रहा है और ऐसे में उसे कुर्सी पे रहने का मॉरल अथॉरिटी नहीं बचता। अपोजिशन का कोर आर्गुमेंट ये है कि सेंट्रल एजेंसीज जैसे ईडी और सीबीआई पहले ही सिलेक्टिव तरीके से काम करती है। अगर अब ये बिल लॉ बन जाता है तो रूलिंग पार्टी के पास एक और वेपन होगा अपोजिशन लीडर्स को सिस्टमैटिकली डिसलॉज करने का। अगर हम लीगल एक्सपर्ट्स की बातें करें तो वो कह रहे हैं कि एक फैसिनेटिंग डेवलपमेंट है, क्योंकि पहले रिमूवल या रेजिग्नेशन ज्यादातर पॉलिटिकल मोरालिटी पर डिपेंड करता था। अब एक ऑटोमेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म आ जाएगा, लेकिन इसके मिसयूज के कंसर्न्स जेन्युइन है, स्पेशली जब अरेस्ट और कस्टडी के स्टेजेस कन्विक्शन से पहले आते हैं। पॉलिटिकल हिस्ट्री भी दिखाती है कि इंडिया में क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स एक बहुत बड़ी समस्या रही है। इलेक्शन कमीशन ने भी बार बार रिकमेंड किया है कि सीरियस क्रिमिनल चार्जेस वाले लोगों को पब्लिक ऑफिस से दूर रखा जाना चाहिए। लेकिन क्वेश्चन ये है कि कस्टडी फॉर 30 डेज को डिस्क्वालिफिकेशन का पैरामीटर बनाना फेयर है या नहीं। यूनियन गवर्नमेंट ने 2 और बिल्स इंट्रोड्यूस करने का प्लान बनाया है, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अमेंडमेंट बिल 2025 और गवर्नमेंट ऑफ यूनियन टेरिटरीज अमेंडमेंट बिल 2025। और ये भी नोट किया गया है कि एग्जिस्टिंग जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 में ऐसे प्रोविजंस नहीं है जिसमें अरेस्टेड सीएम या मिनिस्टर को ऑटोमेटिकली रिमूव किया जा सके, इसलिए अमेंडमेंट जरूरी है। एक और बस चल रहा है कि शायद जम्मू और कश्मीर के स्टेटहुड रिस्टोरेशन का ग्राउंड वर्क भी इस बिल के जरिए बन रहा हो। अब देखना ये है कि जॉइंट कमेटी ऑफ पार्लियामेंट में ये बिल किस शेप में आता है और क्या अपोजिशन की कंसर्न्स को एड्रेस किया जाता है। लेकिन एक बात तो क्लियर है कि अगर ये बिल पास हो जाता है तो इंडियन डेमोक्रेसी के स्ट्रक्चर में एक बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। तो व्यूअर्स, आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और तब तक के लिए कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।